हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय अलाउद्दीन खिलजी की बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, इस विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें मैंने प्रयास किया है कि इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करूँ क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत विषय है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अब अपने इस विषय को प्रारंभ करें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार मूल्य नियंत्रण नीति का वर्णन करें। अलाउद्दीन ने एक विशाल साम्राज्य के लिए एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी की। इसी सेना की सहायता से साम्राज्य के विभिन्न स्थानों में होने वाले विद्रोहों को दबाया और साथ ही संपूर्ण साम्राज्य को अपने हाथों में केंद्रित किया। इस सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। इतिहास में अलाउद्दीन की यही व्यवस्था बाजार मूल्य नियंत्रण अथवा आर्थिक नियमन कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि खिलजी दरअसल एक साम्राज्यवादी शासक था और सैनिकवादी नीति का शासक था। उसने अपने साम्राज्य की विशालता के लिए एक विशाल सेना खड़ी की और इस सैनिकों को समस्त सामान या सुविधा या उसकी हितों का ख्याल रखते हुए उसने संपूर्ण क्षेत्र में, अपने साम्राज्य के क्षेत्र में कोशिश किया, या मूल रूप से दिल्ली जहां उसकी सेना रहती थी उसके आसपास के क्षेत्रों में उसने सभी सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाजारों के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम की। और यही इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण नीति अथवा आर्थिक विनियमन की नीति भी कहलाती है, इसके नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन की बाजार मूल्य नियंत्रण नीति पर इतिहासकारों ने बताया है कि इसके पीछे उसका उद्देश्य मानवीय था तथा उसने प्रजा की भलाई के लिए इस व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन जिस कठोरता से यह व्यवस्था लागू की गई उससे स्पष्ट होता है कि उसका उद्देश्य प्रजा की भलाई नहीं बल्कि राजनीतिक था। दरअसल उसने एक विशाल सेना स्थापित की और उन्हें नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों की सुख सुविधाओं को ध्यान रखने एवं वस्तुओं के मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। तो जैसा हमने आपको पहले कहा कि अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण नीति थी मूल रूप से सैनिकों के हितों को ध्यान में रखी गई थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे उसका उद्देश्य मानवीय बताया है। लेकिन जब हम इसके विचारों को कसौटी पे परखते हैं तो हम पाते हैं कि इस बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य मानवता नहीं था और प्रजा की भलाई नहीं था, बल्कि जितनी कठोरता के साथ इस नीति को लागू किया गया वह प्रजा के हित के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए थी। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वह एक विशाल सेना खड़ा किया था और उस सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। और इन सैनिकों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और उनको सभी वस्तुओं की उपलब्धता प्रदान करने के लिए उसने जो नीति का पालन किया वही इतिहास में बाजार नियंत्रण व्यवस्था के नाम से जानी गई। अलाउद्दीन ने प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। सभी प्रकार के अनाज, दालें, कपड़ा, गुलाम अथवा घोड़े ही नहीं वरन सब्जी, मेवा, मांस, मछली, सुई धागा, कंघा आदि जैसी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित किए गए। प्रत्येक वस्तुओं के लिए पृथक पृथक बाजार निश्चित की गई। गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय अदल, घोड़े, गुलामों और पशुओं के लिए प्रथम बाजार तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
पृथक बाजार निश्चित किए गए। कठिनाइयों के अवसरों पर सुरक्षा के लिए सरकारी गोदामों में सभी आवश्यक वस्तुओं को संग्रह करने की व्यवस्था की गई थी और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की सीमा निश्चित की गई थी। कोई भी वस्तु अप्राप्त ना हो जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। खालसा भूमि, जिसे हम सरकारी भूमि भी कहते हैं, तथा अधीनस्थ सामंतों से गल्ले के रूप में लगान की वसूली की जाती थी। अलाउद्दीन ने पंजीकृत व्यापारियों को ही गल्ला खरीदने की आज्ञा दी। पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड, है ना। तो जो व्यापारी रजिस्टर्ड होते थे या पंजीकृत होते थे, उन्हें ही गल्ला खरीदने की आज्ञा दी। प्रत्येक व्यापारियों को शाहने मंडी में अपना पंजीकरण करवाना पड़ता था। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से कपड़ा लाने के लिए अग्रिम धन देने की व्यवस्था थी। सुल्तान के द्वारा तय की गई मूल्यों पर ही वस्तुएं बेची जाती थी और माप तोल भी ठीक हो, इसके लिए भी कठोरता की जाती थी। वस्तुएं केवल निश्चित मूल्य पर ही बेची जा सकती थी। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा अधिकारी भी सुल्तान की आज्ञा के बिना मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। कम तौलने वाले के शरीर से उतनी ही मात्रा में मांस काट लिया जाता था। इससे आप देख रहे हैं कि कितनी कठोरता से इस नीति का पालन किया जाता था। कोई भी व्यापारी या किसान किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर सकता था। दोआब के अधिकारियों को यह लिख कर देना पड़ता था कि वे किसी भी किसान का अनाज संग्रह नहीं होने देंगे। सट्टेबाजी या चोर बाजारी पूर्णतया समाप्त कर दी गई थी। कानून भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाता था। इन कार्यों की देखभाल के लिए दीवाने रियासत, शाहनाए मंडी तथा न्याय के लिए सराय अदल नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। राज्य के बड़े सरदार और धनवान व्यक्ति भी इन कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। यदि उनमें से कोई किसी बहुमूल्य वस्तु को खरीदना चाहता था तो उसे दीवाने रियासत अथवा शाहने मंडी में आज्ञा लेनी पड़ती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था उसके समय में लक्ष्य की पूर्ति में सफल रही। वह चाहता था कि सभी वस्तुएं निश्चित मूल्य पर बेची जाएं और वह इसमें सफल हुआ। इसके पीछे उसका उद्देश्य एक संगठित एवं विशाल सेना कायम रखना था और वह इसमें सफल हुआ। अलाउद्दीन के समय मंगोलों के आक्रमण हुए, परंतु उसने इसी सेना की मदद से उनको आसानी से पराजित किया। इसके अतिरिक्त दिल्ली वासियों को भी इससे लाभ हुआ, क्योंकि सभी वस्तुएं सामान्य मूल्य पर मिल जाती थीं। निसंदेह वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने की अलाउद्दीन की व्यवस्था सफल और अद्वितीय थी, परंतु अलाउद्दीन को उसकी सफलता का उचित श्रेय प्रदान करने के पश्चात यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि उसकी बाजार व्यवस्था न तो जनसाधारण के हित में थी, न ही राज्य के अंतिम हितों की पूर्ति में सहायक और न स्थायी। इस व्यवस्था से किसानों को कोई लाभ नहीं था। किसानों को अपनी उपज का आधा भाग लगान में देना पड़ता था। दिल्ली के नागरिक ही निर्धारित मूल्य पर वस्तुएं खरीद सकते थे।
परंतु अन्य व्यक्तियों को यह सुविधा नहीं थी। व्यापारियों का लाभ राज्य की इच्छा पर निर्भर करता था। ऐसी स्थिति में व्यापार उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अतः अलाउद्दीन की मृत्यु के उपरांत ही उसकी बाजार व्यवस्था समाप्त हो गई। इस तरह से अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति अपने समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल रही, लेकिन यह ना तो प्रजा के हित में थी, ना तो इसने लंबी अवधि तक इसका अस्तित्व रहा। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।